इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर ले आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि जिस तरह भारत ने चीन से अपनी जमीन खाली करा लिया, उसी तरह सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाए तो इजराइल से भी जमीन खाली करा सकते हैं। उनको यह लगता है कि इजराइल के साथ मुस्लिम देशों की अगर जंग हुई तो भारत खामोश बैठा रहेगा, कारण बहुत सारे भारतीय अरब देशों में नौकरी करते हैं। खैर, यह नौबत तब आएगी जब सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होंगे, क्योंकि अभी तक का इतिहास यही रहा है कि सारे मुस्लिम देश आपस में ही लड़ते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह इस्राइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं, ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमजोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक ओआईसी ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फलस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो ओआईसी की फोर्स क्यों नहीं बन सकती? जो कुछ मैं समझ पाया हूं, मेरे ख्याल से हमें जंगमंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं रशीद साहब। और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकान है, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाके नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत आला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए। जंग लड़ने अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर ले आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। हमने बातचीत करनी है, ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? देखना वो बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर? ओ यार, यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामे बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं। हम दुनिया के मामे बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं? मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें। मेरा आर्गूमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। किसी कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। दिखाने पड़ेंगे बातचीत से। किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। और इन रवैयों को बरकरार रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पनाह दे दे तो ज्यादा बेहतर है। बड़ी मजे की बात है कि राहिल शरीफ साहब गालिबन उस फौज के सरबराह थे जो वहाँ की फौज थी, इन ममालिक की। हमारी फौज भी बहुत बड़ी फौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है और तुर्की के साथ मिलके क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकते हैं? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं
तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जितने भी आपसी विवाद देशों के बीच हुए हैं उनमें से 60% आपसी विवाद मुस्लिम देशों के भीतर ही हुए हैं। अगर 6 मेजर आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, आर्म्स सशस्त्र विद्रोह की या आपस में चरमपंथियों की कार्रवाई की बात की जाए, तो यह 6 देश यह मुस्लिम वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन। इन देशों में सीमा विवाद की समस्या नहीं थी, बल्कि आपस में 2 गुटों के भीतर वर्चस्व स्थापित करने के लिए यह लड़ाई हो रही थी। दोनों पक्ष इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित था, दोनों तरफ मुसलमान थे, लड़ने वाले भी मुसलमान थे और मरने वाले भी मुसलमान थे। आप एक छोटा सा उदाहरण सऊदी अरबिया और ईरान का ले सकते हैं। दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, पर दोनों देशों में विवाद लंबे समय से बना हुआ है। दोनों देशों में दुश्मनी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसका कारण क्या है? सऊदी अरबिया एक सुन्नी बहुल देश है और सभी मुस्लिम देशों का ओआईसी के अध्यक्ष होने के कारण मुखिया बना हुआ है। ईरान चूंकि शिया बहुल है, इस कारण वह सऊदी अरबिया के वर्चस्व को चुनौती देता है। इस वर्चस्व की मानसिकता मुसलमान आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों को दूसरे देशों में भी मिलने नहीं देती है, उस देश के सभ्यता और संस्कृति के साथ एकजुट होने नहीं देती है। आप फ्रांस का ही उदाहरण ले ले। फ्रांस ने कुछ अपने देश के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति के कानून को मनवाने के लिए कुछ कानून बनाए, लेकिन उसका विरोध जो वहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं वे कर रहे हैं और उसका दूसरे मुसलमान देश समर्थन देकर और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ पर मेजॉरिटी धर्म हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का है, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का है, लेकिन जो माइनॉरिटी धर्म है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वे भारत के सभ्यता संस्कृति के साथ कभी कभी अपने को एकाकार नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते माइनॉरिटी और मेजॉरिटी धर्म के बीच विवाद पैदा होता है, जिसकी खबरें आए दिन हम अखबार में सुनते रहते हैं। उसी तरह इसी प्रकार की खबरें फिलीपाइन से भी आते रहती हैं। वहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का विवाद चलते रहता है। जिस समय 2001 में अमेरिका में जो घटना हुई और वहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया गया, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि इसके तार भी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों से मिला हुआ है। यानी जो लोग उस घटना को करने में शामिल हैं वे सारे चरमपंथी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। इसके बाद पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ही